रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जर्नलिज्म की बुनियाद के लिए एक पहचान के तौर पे जाने जाते हैं पाकिस्तान के सतह पे, तो मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ, जो ख़ुद भी जिस मौजू के हवाले से आज सेमिनार मुनक़्क़द की जा रही है मिसिंग हुए थे। मैं मती वलाजान साहब को दावत खिताब देता हूँ कि वह के अपने ख़यालात का इज़हार करें आज के दिन की मुनासबत से। मती वलाजान से बहुत शुक्रिया। मैं खुद जब चंद घंटों के लिए लापता हुआ था तो मेरे जहन में एक बात आई, और जब मैं बाज़याब हुआ तो मेरे लिए एक फ़ैसला करना था कि क्या मैं बाकी लापता अफराद की तरह खामोश रहूँगा या कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर करूँगा। मगर अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मैं वापस आके अपने यूट्यूब चैनल पे वो बहुत सारी बातें शेयर की जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया नशर नहीं कर सकता था, मगर वो एक तारीख़ का और एक रिकॉर्ड का हिस्सा है और अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। मैं मुख्तसरन यही कहूँगा कि ये एक ऐसा अलमिया है कि जिसको शायद सकूत ढाका की तरह हमारा इस वक्त का मीडिया भी उस तरीके से कवर नहीं कर पा रहा, जिस तरह के 1971 में हमारा वाहिद एक रियासती मीडिया था, और इवन के हमारा प्रिंट मीडिया भी वो बर वक्त आवाम को ख़बरदार नहीं कर सका उस ख़तरे से जिसको अब हम सकूत ढाका के नाम से याद करते हैं। इसी तरह आज जो लापता अफराद का अलमिया है, और ये सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, पाकिस्तान के तमाम सूबों में है, और सबसे बढ़ के ये कि इस्लामाबाद जैसे शहर में भी है, और फिर उससे भी बढ़ के ये कि इस्लामाबाद जैसे शहर में हो, आपकी वीडियोस भी हों, लोगों की आंखों के सामने सब कुछ हो, मगर इसके बावजूद भी हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदालतें, हमारी जो हुकूमत है वो अपनी आंखें बंद कर लें, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले हालात खुदा न खास्ता क्या हो सकते हैं। मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, मगर एक बतौर एक कोर्ट रिपोर्टर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 26 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। वहाँ पे लापता अफराद के केसेस भी आते रहे हैं, और कल भी मैंने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में कुछ केसेस को रिपोर्ट किया है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे आला अदलिया के जो जजेस हजरात हैं, उनमें से बेशतर जजेस लापता अफराद के मुकदमात सुनना ही नहीं चाहते। उसके बाद कुछ ऐसे जजेस हजरात हैं कि जिनके सामने जब ये केसेस लगा दिए जाते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि इन केसेस को टाल दिया जाए या उसमें तारीख दे दी जाए। फिर उसके बाद कुछ ऐसे जजेस हजरात हैं जिनको बाकायदा लापता अफराद के केसेस दिए जाते हैं, और उन जजेस हजरात को शायद उनकी तकर्री की ही इस मकसद के लिए जाती है कि वो ऐसे हसास मुकदमात के लिए अपनी खिदमात ताकतवर इदारों को पेश कर सकें। और ये वो जजेस हजरात हैं कि जो मुकदमात सुनते हैं, बड़े अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े रिमार्क्स देते हैं, ऑब्जर्वेशंस देते हैं, हदायत भी देते हैं, और फिर तारीख डाल देते हैं, और हर तारीख पे पुलिस अफसरान की सरजनश की जाती है, और पुलिस अफसरान की सरजनश के बाद अगली तारीख पे फिर सरजनश की जाती है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि वो जजेस जो लापता अफराद के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, उनको भी ये समझ नहीं आ रही कि वो किस किस्म के आइन और कानून के तहत अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करें कि वो अपनी जिसको कहते हैं ओहदा भी बचा सकें, अपनी इज़्ज़त भी बचा सकें, और लवाहिकीन को कुछ हमदर्दी के दो लफ्ज़ बोल भी उनके नसीब में आ सके। मुदस्सर नारू के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी अच्छी समाअत की, बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए, और हदायत दी कि वज़ीर आज़म से इनकी मुलाकात करा दी जाए, और वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हो भी गई। मगर फिर क्या हुआ? मेरे ख़्याल में हमारी हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट को अब ये मुलाकातों की बातें बंद करनी चाहिए। अब आइन और कानून के तहत अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए। खुफिया अदारों के सरबराहान को अपनी अदालतों में तलब करना चाहिए
کیونکہ جس ملک کا وزیر دفاع پرویز خٹک جیسا ہو، جس کو جج تو کیا کوئی صحافی بھی وزارت دفاع سے متعلق کوئی سوال کرنا پسند نہ کریں، تو پھر اس میں براہ راست فوج کے سربراہان کو یا خفیہ اداروں کے سربراہان کو بلانا ہی آئین کا اور قانون کا تقاضا ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی بہت سارے ایسے لاپتہ افراد کے کیسز پینڈنگ ہیں۔ ہائی کورٹ بھی اتنی بے بس ہے کہ بجائے اس کے کہ متعلقہ خفیہ اداروں کے سربراہان کو یا نمائندوں کو طلب کریں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے، جیسا کہ وہ پولیس کے افسران کو طلب کرتے ہیں اور ان کی سرزنش کرتے ہیں، اب ایک نیا رجحان چل پڑا ہے کہ ان کو معاوضہ دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، معاوضہ دے، مگر کیا اب ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے لوائقین کو صرف معاوضہ دینے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کرتی ہے؟ اب ہماری عدلیہ کی اوقات یہ ہو گئی ہے کہ کمپنسیشن اور معاوضوں کی بات کریں اور یہ طے کریں کہ کتنے پیسے ملنے چاہیے لوائقین کو، اور پھر وہ معاوضہ دینے کے لیے بھی حکومت سے کہیں، اور اس معاوضے کے اوپر بھی جس قسم کی کم ظرفی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سپریم کورٹ میں 3 ججز بیٹھے ہوئے اٹارنی جنرل سے کہہ رہے تھے کہ یہ ماہرہ ساجد کا جو کیس ہے اس میں یہ جو 3000 درہم ہے یہ کچھ زیادہ نہیں ہے، آپ یہ بے نظیر انکم سپورٹ سے کچھ دے دلا کے ان کے ساتھ معاملات طے کر لیں۔ یہ سپریم کورٹ کے ہمارے معزز ججوں کا یہ لیول ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ آئین کی تشریح کریں، قانون کی تشریح کریں کہ جو اگر ریاست نے کوئی معاوضہ دینا ہے تو وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت دینا ہے، اور کیا اس کا تعلق جو ہے بنیادی شہری آزادیوں سے ہے کہ نہیں ہے، رائٹ ٹو لائف سے ہے کہ نہیں ہے، وہ یہ طے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ اس کو اتنا معاوضہ دے دیں کہ جس سے حکومت کے بجٹ پہ بھی اثر نہ پڑے۔ ہائی کورٹ میں ایک معزز جج ہیں، اب میں نام لینا شاید مناسب نہ ہو، انہوں نے اے پی پی کا ایک 4 سال سے لاپتہ امپلائی، سرکاری امپلائی اے پی پی کا 4 سال بعد بازیاب ہوتا ہے، وہ عدالت میں بیان دیتا ہے کہ مجھے ایجنسی والے لے کر گئے ہیں، تو اس میں وہ ہائی کورٹ کے معزز جج کہتے ہیں کہ اس کے 4 سال کی جو تنخواہ ہے اس کو جاری کیا جائے، اور وہ جب تنخواہ لینے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو بجٹ نہیں ہے، وہ توہین عدالت کی درخواست ڈالتا ہے، اور وہی معزز جج کہتے ہیں اچھا حکومت کے پاس تو بجٹ نہیں ہے، ایسا کرے آپ قسطوں میں لے لیں، اور وہ قسطیں بھی جو ہیں ابھی تک اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہیں ہمارے معزز جج ہیں جنہیں یہ تو فکر ہے کہ حکومت کا بجٹ کتنا ہے، مگر ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ایک انسانی المیہ جو جنم لے رہا ہے اس المیہ کی وجہ سے اس ملک کا مستقبل کتنا خطرے میں پڑ چکا ہے۔ آخری بات، جو جبری گمشدگی کا لفظ ہے، جو انفورس ڈس اپیئرنس کا لفظ ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو پاکستان جیسے ملک میں جس کا ناجائز استعمال کر کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے۔ انفورس ڈس اپیئرنسز یقینی طور پہ یہ ایک بین الاقوامی ٹرم ہے، مگر وہاں پہ جب کہا جاتا ہے کہ متعلقہ ادارے اور حکومتیں قانون سازی کریں تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ الگ سے کوئی نئی قانون سازی کریں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شہری آزادیوں اور رائٹ ٹو لائف کا جو تمام ممالک کے آئین اور قانون میں پہلے سے حق موجود ہے اس پہ عمل درآمد کریں۔ ہم نے اس کو ایک ایسا تاثر دیا اپنے لوگوں کو کہ انفورس ڈس اپیئرنسز کے اوپر ہم نے کمیشن بنا دیا، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم تو بڑے جی اقدامات کر رہے ہیں، ہم نے یہ کمیشن بھی بنا دیا ہے، لا بھی آ گیا ہے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رائٹ ٹو لائف آرٹیکل 9 میں رائٹ ٹو لائف 1973 کے آئین میں موجود ہے، اور جو اغوا برائے تاوان اور تشدد کے حوالے سے جو موجودہ قوانین ہیں وہ بالکل سرکاری اداروں کے اہلکاروں پہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اگر وہ سرکار کی اجازت کے بغیر یا آئین اور قانون کے برخلاف کسی شہری کو اغوا کرتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں تو ان پرانے قوانین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، مگر ہماری حکومتیں، ہماری پولیس، ہماری عدالتیں وہ بالکل ایسے بے بسی کا اظہار کرتی ہیں کہ جیسے اس حوالے سے تو کوئی قانون ہی نہیں تھا۔ اور یہی بات وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری بھی اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ اب جب کہ قانون آ رہا ہے، تب بھی کہہ رہی تھی کہ قانون آ رہا ہے، جب آ جائے گا تو پھر شہریوں کو کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اس سے بڑا شرمناک موقف میرے خیال میں نہیں ہو سکتا کسی بھی نام نہاد سویلین جمہوری حکومت کا جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ 22 کروڑ عوام کا مینڈیٹ لے کر آئی ہے، کہ ابھی کوئی اس ملک میں قانون ہی نہیں ہے کہ جس کے تحت
शहरियों को उठाया नहीं जा सकता और जो इसमें मुलव्वस होगा एहलकार उसको सज़ा दी जा सकती है। और अभी भी दावा ये किया जा रहा है कि हुकूमत ये कानून लेके आ रही है और अभी वो एक हाउस से पास हुआ है, अभी दूसरे हाउस में पास होगा। और उस कानून के अंदर भी वो जिसको कहते हैं ना दूध में बैंगन डालना, उस कानून के अंदर भी ये रखा जा रहा है कि जो लवाहिकीन हैं अगर उन्होंने कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया किसी एजेंसी पे जिसको वो साबित ना कर सके तो उनको 5-5, 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। कितना शर्मनाक ये मुकाम है। तो बात वही है कि जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का लफ्ज़ है इसका नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। ये जबरी गुमशुदगी, ये क्या है जबरी गुमशुदगी? जब कोई चोरी करता है रियासत का एहलकार तो क्या उसको जबरी चोरी के इल्ज़ाम में किसी अलग कानून में जेल की सज़ा सुनाई जाएगी? जब कोई कत्ल करता है कोई रियासत का एहलकार अपने घर पे जाते हुए या अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में तो क्या उसको जबरी कत्ल के किसी अलग कानून में उसको सज़ा सुनाई जाएगी? जब कोई डाका डालता है सरकार का एहलकार, पुलिस का एहलकार पकड़ा जाता है किसी बस को लूटते हुए तो क्या उसको जबरी डाके के किसी अलग से कानून में सज़ा सुनाई जाती है? ये वो धोखा है, ये वो फ्रॉड है जो पाकिस्तान के शहरियों पर रवा रखा जा रहा है। जो मौजूदा कवानीन हैं अगवा के, तशद्दुद के, गैर कानूनी हिरासत में तहवील में रखने के, वो तमाम कवानीन सरकारी एहलकारों पे अप्लाई होनी चाहिए। जो भी लवाहिकीन हैं उनके शक पे, उनके नामजदगी पे मुतल्लिका सरकारी एहलकारों या उस सरकार के इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ FIR कटनी चाहिए। उनके ख़िलाफ़ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो आम जराइम पेशा लोगों के ख़िलाफ़ होती है या उन मुल्ज़मों के ख़िलाफ़ होती है जिन पे शक का इज़हार किया जाता है। तो मैं तो इस बात को मैं फिर इसरार करूँगा कि इस जबरी गुमशुदगी के लफ्ज़ से और इस जबरी गुमशुदगी के अलग से कवानीन के इस ड्रामे से जब तक हम जान नहीं छुड़ाएंगे हमें यही बताया जाता रहेगा कि हुकूमत ये कानून ला रही है और वो कानून ला रही है। आखिर में मेरी मीडिया से भी ये गुजारिश होगी कि हमारे साथी मीडिया बहुत से एंकर हजरात वो बातें भी ऐसी तकरीब में आके हम जैसे लोग जो हैं कर पाते हैं जो शायद हम अपनी TV स्क्रीन पे नहीं कर सकते। ये हकीकत है। और फिर कुछ मोहतरम सियासतदान भी, मैं हसन इकबाल साहब को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया कि जिस मुआशरे में लोग लापता होते हैं उस मुआशरे की क्या हालत होती है। तो मेरे ख्याल में तो सियासतदानों को कम से कम इतने ज़र्फ़ का और अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए कि जब भी ऐसे अलमिया वाले दिन या ऐसी तकरीब में वो आते हैं तो उनको ये पहले तो ये बताना चाहिए कि वो हुकूमत में बतौर वज़ीर दाखिला या बतौर वज़ीर या वज़ीर आज़म ऐसा क्या नहीं कर सकते जो अब वो वादा कर रहे हैं कि वो करेंगे और ये लापता अफराद का मामला जो है वो उसका हल निकालेंगे। उनमें इतनी अखलाकी ज़रूरत ज़रूर होनी चाहिए, इतना ज़र्फ़ ज़रूर होना चाहिए। फिर उनको ये भी बताना चाहिए कि आइंदा इलेक्शन से पहले उनकी सियासी जमात का क्या मौक़िफ़ होगा। उनको ये बताना चाहिए अवाम को कि जबरी गुमशुदगी का नाम नहाद जबरी गुमशुदगी का जो मामला है या मसला है उसको ये पार्टी या ये सियासतदान ये कैसे हल करेंगे। बदकिस्मती से किसी सियासी जमात के पास इस हवाले से कोई ठोस मंशूर नहीं है और मेरे ख्याल में हम जैसे सहाफ़ियों के सवाल बार बार दोहराने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।